नमस्कार। आज हम भारत में बाघों के संरक्षण से जुड़ी जटिलताओं पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं और अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है, बाघ या आदिवासी। तो आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे सच को और जो असल चुनौतियां हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ हालिया लेखों के आधार पर। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ जानवरों का तो है नहीं, ये जमीन पर बढ़ते इंसानी दबाव का भी है। जंगल सिकुड़ रहे हैं और फिर वो इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो यही बात कि ये बाघ या आदिवासी वाला जो विचार है, ये अपने आप में ही समस्या भरा क्यों लगता है। जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही कहती है कि ये संरक्षणवादियों और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच एक गैर जरूरी टकराव दिखाता है। असलियत शायद कुछ और है। बिल्कुल, ये ना स्थिति को बहुत ज्यादा सरल करके दिखाता है। असल चुनौतियां तो देखिए कई सारी हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे एक तरफ तो इंसानी बस्तियां हैं, वो फैल रही हैं घने जंगलों के अंदर तक। इससे बाघों का जो दायरा है वो सिकुड़ रहा है। फिर सड़कें बन रही हैं जंगलों के बीच से। हाँ, वो कॉरिडोर्स को काट रही हैं ना। बिल्कुल, जो उनके आने जाने के रास्ते हैं वो टूट रहे हैं। और फिर मौसम का बदलाव, पानी की कमी। अच्छा, जलवायु परिवर्तन का असर भी सीधा पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इसका असर सिर्फ जानवरों पर नहीं, जंगल पर निर्भर लोगों पर भी है। और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ा खतरा है, वो है हाईटेक अवैध शिकार। हाईटेक अवैध शिकार? जी, एक हालिया जांच में पता चला कि पिछले 3 सालों में ही करीब 100 बाघ मारे गए। 100 बाघ सिर्फ 3 साल में? अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत परेशान करने वाला है। खासकर जब हम सोचें कि भारत में पिछले लगभग 50 सालों से संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। लेखों में भी इस बात पर जोर है कि ये सफर आसान नहीं रहा है। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा। जमीनी स्तर पर बहुत संघर्ष हुआ है। कई समूहों ने, अधिकारियों ने, उन्होंने नीतियां बदलने से रोका है, राजनीतिक दबाव झेला है। यहाँ तक कि अभयारण्यों के बीच से सोचिए तेल पाइपलाइन या रेल ट्रैक जैसी परियोजनाओं का भी विरोध हुआ है। और लोगों को, स्थानीय समुदायों को इस काम में साथ लाना, वो भी एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा है अब तक? नतीजा ये है कि आज हमारे पास 58 बाघ अभयारण्य है, देश के 18 राज्यों में फैले हुए। और इनका कुल क्षेत्रफल देखें तो 80,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ अनुमानित 3,682 बाघ रहते हैं। ये दुनिया की बाघ आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। पर इसमें भी कोई पेच है। हाँ। एक विरोधाभास है जिसे लेख सामने लाते हैं, वो ये है कि बाघों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनके रहने की जो सुरक्षित जगह है वो असल में कम हुई है। अच्छा, बाघ ज्यादा, जगह कम। हाँ, पिछले सिर्फ 1 दशक में ही बाघों का जो प्राकृतिक आवास है, उनका हैबिटेट, वो 25% से ज्यादा सिकुड़ गया है। और एक और बात, इन 58 अभयारण्यों में से सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा बाघ हैं। ओहो, तो संख्या बढ़ना एक बात है, पर उनके रहने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जगह होना वो बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। तो ज्यादा बाघ और कम जगह, ये तो सीधे सीधे टकराव को बढ़ाएगा ना। और शायद यहीं पर अवैध शिकार का खतरा। और हाँ, ये भी एक पहलू है। अवैध शिकार आज भी एक बहुत बड़ा, एक गंभीर खतरा बना हुआ है। और जैसा कि लेख इशारा करते हैं, कुछ आदिवासी समुदायों के भीतर कुछ लोगों के लिए ये शायद मजबूरी में चुना गया आजीविका का एक विकल्प भी बन जाता है। और यहीं आकर वो जो बाघ या आदिवासी वाली बहस है ना, वो हमें असल मुद्दों से भटका देती है। हाँ, क्योंकि वो उन जटिल सामाजिक आर्थिक मजबूरियों को नजरअंदाज कर देती है। सही कहा, जो शायद कुछ लोगों को इस तरफ धकेलती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? लेख क्या सुझाव देते हैं? आगे क्या करना चाहिए? देखिए, लेख इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वन्यजीव अपराध से निपटना ये इस वक्त सबसे जरूरी कामों में से एक है। इसके लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान सही होना चाहिए। हाँ, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही संरक्षण के कामों के लिए पर्याप्त पैसा, फंडिंग, और जो फील्ड स्टाफ है जो जमीन पर काम कर रहा है, उनकी गहन ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये सब चीजें मिलकर ही अवैध शिकार के नेटवर्क को तोड़ने में और बाघों का भविष्य सुरक्षित करने में कारगर हो सकती हैं। तो कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है
वो ये है कि बाघों का संरक्षण सिर्फ जंगल या जानवर बचाने का मामला नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरी, एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहेली है। और इसे बाघ बनाम आदिवासी जैसे आसान नारों में फिट करना, ये सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। एक समग्र समझ चाहिए। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। लेख वन्यजीव अपराध से सख्ती से निपटने पर जोर देते हैं और वो जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या सिर्फ कानून का डंडा और सजा ही काफी है, या हमें उन गहरी सामाजिक आर्थिक वजहों को भी समझना होगा, उन पर भी काम करना होगा, जो शायद कुछ लोगों को इस अपराध के रास्ते पर ले जाती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और आपको सबको और ज्यादा सोचने की जरूरत है।